नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 18 जनवरी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। और चलिए ठीक है, दर्द को गुस्से में बदल दो, गुस्से को प्रेरणा में और प्रेरणा को सफलता में। यहाँ पे ये बात कही गई है कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ और उसको हथियार के रूप में प्रयोग करके अपनी सफलता को प्राप्त करो। आप कभी किसी चीज़ के ये ऐसा मत सोचिए कि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप जितने संसाधन हैं आपके पास, उतने संसाधनों का उपयोग कर आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये है आज का आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो इसको बताइएगा कि ये कौन है, इनको बताइएगा कि ये कौन है और इनके बारे में जो जो आपको पता है वो सारी चीज़ें बताइएगा। ये है कल का आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो ये थे द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं ये बताइएगा आप। और राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आते हैं, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही राज कैथवास जी हैं। इनका नाम मुझे रट ही गया है क्योंकि ये डेली आंसर बहुत अच्छे से देते हैं। तो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 देश हैं, इसमें से 28 थे। तो ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया है। इसमें कहते हैं ब्रेग्जिट। जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला था तो उसको हम ब्रेग्जिट कहते हैं, यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट होना। और ये आर्थिक मंच के बारे में, IMF आर्थिक मंच है, उसके साथ उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है विश्व बैंक को। और रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और हिंदी और पंजाबी को ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज में शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। और इसमें चना, मटर ये सारी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप भी आंसर देने की कोशिश करें। आपको जो आंसर आते हैं उनकी देने की कोशिश करें, जो नहीं आते उनको सर्च करके। जब आप सर्च करेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत है, देखिए एक मिनट, ब्राज़ील, जर्मनी व नीदरलैंड बने भारत के प्रमुख निर्यातक बाजार। यानी कि भारत यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान बेचता है, भारत यहाँ पे निर्यात करता है। तो यही चीज़ बताई गई है। तो कौन से देशों में भारत निर्यात करता है, कौन कौन सी कंट्री है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत अमेरिका को करता है। इसका पॉइंट याद रखिएगा कितना है, 59.57। ठीक है, उसके बाद UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को 23.13, फिर नीदरलैंड को 13.67, फिर चीन को 11.03 और बांग्लादेश को 8.07। इन ये 5 कंट्री के नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि 4-5 देश ऐसे लाइन से दे दिए, फिर बोल दिया कि क्या इनको भारत के सर्वाधिक निर्यातक हैं। तो आप इन देशों के नाम याद रखिएगा। ये परसेंटेज, जब आप किसी बड़े एग्जाम में जाते हैं तो ये परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो ये परसेंटेज भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये है आपके 5 शीर्ष देश जिनके साथ भारत निर्यात करता है सबसे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं मैप में कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो इससे आपके दिमाग में क्लियर होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए ये है अपनी प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करके देखिए। तो यहाँ से ये है ब्राज़ील। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको आएगा जर्मनी और यहीं पे आएगा आपका नीदरलैंड। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होंगी, हम आगे चल के इसके बारे में पता कर लेंगे। ये है रसिया और यहाँ पे यूक्रेन है जिनसे अभी वार छिड़ी हुई है। ये है आपका अमेरिका, ये है कनाडा जहाँ पे वर्तमान में बहुत ठंड पड़ रही है, अभी कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है ठंड के कारण। तो इसी के बारे में चलिए आगे। और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और ये है ये नीचे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप देख लीजिए अब ब्राज़ील कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये है ब्राज़ील। ये कौन कौन से देश को टच करता है, तो बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, ये सब। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये है ब्राज़ील। तो इधर ये उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, बोलिविया है, पेरू है, कोलंबिया, वेनेजुला और गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। ये सारे एरिया को, ये सारे देश को टच करता है। कितने देशों को ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के कितने देशों को ब्राज़ील टच करता है, कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। और यहाँ के एक अभी हाल ही में एक बहुत महान प्लेयर थे, वो कौन से गेम से संबंधित थे, उनका नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें आप देख के कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है आपका जर्मनी और ये है आपका ये यहाँ पे नीदरलैंड। ठीक है, ये इधर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और ये रशिया है। ये है आपका यूक्रेन जिनसे युद्ध चल रहा है दोनों से। ये है फ्रांस और ये है आयरलैंड। ठीक है,
और ये है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो कि यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है आपका पोलैंड और ये है स्पेन। यहाँ से ही ये पोलैंड जो यहाँ से ही वास्को डी गामा भारत सबसे पहली बार पहुँचे थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें कहा गया है 2027 तक भारत में होगा 50% आईफोन का उत्पादन। 2027 तक भारत 50% आईफोन का उत्पादन करेगा। भारत के काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि उत्पादन करेगा तो इनको दूसरे देशों में इनको बेचेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, अभी इसने जो कि अभी जो 2000 मतलब कि अभी इसने जो किया है वो माल उत्पादन उसका 5% के लगभग है, 5 से 10%। ठीक है, 5 से 10% है। और 2022 में 50% उत्पादन किया है आईफोन का चाइना ने। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये देखिए आईफोन तो मुझे लग रहा है किसी को पिक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। ये है आपके आईफोन। 2027 तक भारत इसका 50% यानी कि 45 से 50% तक उत्पादन करने की संभावना है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। देखिए इसमें कहा गया है कि पंजाब ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है। जो कि आप क्या करेगा, वो जो नकली बीज हैं उन पर अंकुश लगाएगा। तो जो बीज बेचते हैं वो उस ऐप में अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी सारी देखरेख की जाएगी। उसमें QR कोड आएगा, QR कोड को स्कैन करिएगा। अगर स्कैन नहीं होगा तो फिर वो नकली बीज है। तो किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। ठीक है, किसानों के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे हम पंजाब देख लेते हैं। पंजाब कहाँ है? तो ये है आपका पंजाब और ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। तो इसमें आप अगर जूम करके इसको देखेंगे, 1 मिनट, इसको आप जूम करके देखेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है पंजाब इस वाले एरिया में। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में ये बताइएगा आप, और कितने यूनियन टेरिटरीज यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बारे में आपने देख ही लिया। पंजाब, और ये भी चीज़ बताइएगा कि पंजाब कौन कौन से राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आतंकी, इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। ठीक है, अब्दुल रहमान मक्की को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान हर बार इसको बचा लेता था। ये कौन से आतंकवादी संगठन से संबंधित है? तो इसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा। ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा से ये संबंधित है और इसका नाम है रहमान मक्की, अब्दुल रहमान मक्की। तो इसका नाम याद रखिएगा। इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। अब आतंकवादी घोषित करने से क्या होगा कि इनको कोई भी देश इनको फंडिंग नहीं करेगा। जो सदस्य देश होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इसको फंडिंग नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इंसान आतंकवादी कब बनता है? वो बम जो गोलियां चलाता है, किसी को मारता है, उसके लिए उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ पे करने, मतलब उसको कहीं ना कहीं से पैसा आता है, कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई देश या कोई ना कोई कंपनी उसको पैसा देती है, तभी तो ये सारी चीज़, नहीं तो उनके पास ये गोला बारूद के सारी चीज़ों के पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसी तरीके से अभी इसको सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के एक व्यक्ति अब्दुल रहमान मक्की को। अब इसको कोई भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हैं वो इसको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तक चाइना इसको आतंकवादी संगठन घोषित करने से मना करता आया है। हम अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो अब इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये सोचते हैं, अब ये बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर इसमें होते हैं, जिसमें से 5 इसमें अस्थाई, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो ये जो 5 मेंबर, ये एक पूरे विश्व में शांति के लिए बात करता है, क्योंकि इसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये शांति के संबंधित बात करता है। तो इसमें जो 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो 5 मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है कि मान लीजिए कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मान लीजिए कि A B C D और E ये 5 दोस्त हैं और एक इनका आ गया फ्रेंड X। ठीक है,
अब ये 5 दोस्त हैं, इन पांचों लोगों का एक ग्रुप है, इन्होंने कहा कि इसको मतलब इनको इस दोस्त के ग्रुप में इस 5 से इसको शामिल कर लेते हैं तो 6 हो जाएंगे। अगर इन चारों ने कह दिया ठीक है हम शामिल कर लेंगे और इसने मना कर दिया कि नहीं शामिल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सबकी हाँ जरूरी है इसमें, यही होता है वीटो पावर। अगर कोई भी इसमें काम किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा तो ये जो पांचों देश हैं इनकी हाँ जरूरी है, तभी वो काम किया जा सकता है। अकेले कोई 4 देश भी होंगे फिर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसमें क्योंकि चाइना इसका परमानेंट मेंबर है और चाइना से इंडिया की कभी नहीं बनती, तो अभी तक मतलब अब तो नहीं बनती, आगे चल के बनने लगे, उनका रिश्ता अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चाइना इस पर रोक लगा देता है। रसिया इस चीज़ की इंडिया मांग करता है कि आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, आतंकवादी बहुत हैं, आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन चाइना इस पर रोक लगा देता है। तो अब लेकिन इसको अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो इसमें पांचों देश ने मतलब इसमें सहमति जता दी। अब चाइना अपना विरोध कब तक करेगा, मतलब उसकी इन चारों की तो कुछ पावर है, तो विरोध वो कब तक करेगा। तो इसने अभी इसको पांचों देश ने कर दिया है। और 4 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो इसमें आप बात देख लीजिएगा। 10 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के लिए होते हैं, और ये याद रखिएगा 2 ईयर्स के लिए होते हैं। तो इसमें अफ्रीका से 3 होते हैं, एशिया से 2 होते हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 होते हैं और ईस्टर्न यूरोप से 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इंडिया अभी इसका मेंबर है 2 साल के लिए, ओके। अभी इसका मेंबर अस्थायी रूप से इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए क्या हो रहा है कि अभी चीन वाटर वार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा है भारत। इसमें क्या कर रहा है, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ चीज़ें बनाई हैं, जिससे वो एक बांध बनाया है, जिससे वो सोच रहा है कि भारत के साथ अगर कुछ भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो वो ब्रह्मपुत्र या जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि जिसका उद्गम स्थल है चाइना से, वो तिब्बत से उसको रोक देगा। तो उसी के लिए भारत 11,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है। तो चलिए ये बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के कहाँ से होता है और ये भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पेपर में। आप भी जैसे कि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी जैसे क्वेश्चन देखेंगे बैक ईयर तो उसमें पता चल जाएगा। तो देखिए ये चाइना वाला एरिया है, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये नेपाल है, और ये यहाँ पे जो ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये इधर अक्साई चीन, और इधर है पाकिस्तान के कंट्रोल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये देखिए ये चीज़ हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से कवर कर भी लेते हैं। देखिए ये है आपका 1 मिनट, ये है आपका अक्साई चीन। ये अक्साई चीन जो कि चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। इसको अक्साई चीन बोला जाता है। ये कश्मीर का भाग है जो चाइना के कंट्रोल में है। और ये है, इसको बोलते हैं कि इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो यहाँ पे लाइन है इसको पाक मतलब ये पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये जो लाइन है ये इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और इतना भाग ये भाग है, ये इतना भाग ये इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, ये वाला जो भाग है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना की तरफ है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान की तरफ उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ओके। तो ये है आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में, और ये है चाइना के कंट्रोल में, इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। इन्हीं में झगड़ा हो रहा है। और ये अभी वर्तमान में इंडिया के कंट्रोल में, जो कि ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। ये यूनियन टेरेटरी बन चुकी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और फिर ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे ऊपर पर है। और ये यहाँ पे 62 में युद्ध हुआ था, जब चाइना के साथ भारत का 1962 में युद्ध हुआ था। तो इस वाले 63 में ये जो एरिया है, 1 मिनट, ये वाला एरिया है, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया 1963 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत एक बड़ी बात निकल के आई है। हिंदू बन के कुछ मुस्लिम लोग, मतलब हिंदू का बेस बना के या फिर हिंदू से संबंधित नाम रख के, जो हिंदुओं का एक हिंदुओं का पवित्र स्थान जहाँ पे माघ मेला लगता है, वहाँ पे ये हिंदू बन के इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, यानी कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। इसमें आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी के धर्म का आहत करके। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मुस्लिम लोग हैं, इसमें क्या हुआ, न्यूज़ में आया है कि कुछ मुस्लिम लोग हैं वो अपना जो
गीता में या फिर जो वहाँ इसके जो पुराण है हिंदू धर्म से जब संबंधित जो पवित्र पुस्तकें हैं उनको कुछ उन बुक को उठाते हैं, उसमें से बीच बीच के चैप्टर का कुछ गलत वर्ड मतलब कुछ गलत वर्ड उसको छपवा लेते हैं, छपवा के फिर उनको बेचते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये गलत है, आपके धर्म में ये गलत है, ये गलत है, तो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और अपने इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर आपको 25 आर्टिकल अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक अगर आपको धर्म के मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, तो उसी प्रकार दूसरे के धर्म को आहत भी नहीं कर सकते। इसी के तहत आपको मतलब सजा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए एक निर्देश आया है कि किन्नर से संबंधित न्यूज़ आई है कि किन्नर से संबंधित अब एनसीईआरटी ने कहा है, 1 मिनट, एनसीईआरटी ने कहा है कि अब किन्नरों को भी मतलब उनसे संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए कि उनको भी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा, ट्रांसजेंडर को यानी कि किन्नर को। तो यहाँ पे प्रवेश दिलाया जाएगा, उनके लिए कुछ प्रशिक्षक रखे जाएंगे और उनके लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे कि कुछ और भाषा का उनके लिए प्रयोग, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और किसी भी मतलब विद्यार्थी को लड़का या लड़की कह के संबोधित नहीं किया जाएगा, उनको या तो विद्यार्थी या तो फिर बच्चे कह के संबोधित किया जाएगा। तो ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। और उनके लिए कुछ अलग से दिशा मतलब उनसे संबंधित जो भी टीचर होंगे, मतलब किन्नर भी अब टीचर बन सकते हैं, वो भी टीचर बन सकते हैं और उनके लिए अलग से टीचर भी लाए जा सकते हैं, उनके लिए अलग से प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। आप एनसीईआरटी के बारे में सर्च करिएगा कि ये क्या है और कल इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बात इसमें कही गई है। ये देखिए, ये हैं आप किन्नर, जिनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है, कई प्रकार से इनको गलत नज़रिए से देखा जाता है। अच्छा, ये बताइए इनकी किन्नरों की इसमें क्या गलती है? किन्नरों की इसमें कौन सी गलती है कि उनके अंदर कोई ऐसे मतलब हार्मोन्स डेवलप होते हैं, ऐसी चीज़ें डेवलप होते हैं जो प्राकृतिक होती हैं, उनमें उसका हाथ नहीं होता। क्या होता है कि किन्नरों को समाज में हमारे बहुत उच्च स्थान नहीं दिया जाता, उनको बहुत अच्छे से देखा नहीं जाता, उनके साथ मारपीट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनके साथ बिल्कुल भेदभाव ना किया जाए, इनको भी अधिकार वैसे ही मिलने चाहिए जैसे कि एक सामान्य नागरिक को मिलते हैं। तो ये भी भारत के नागरिक हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं होता, ये अपने आप से कुछ ऐसे नहीं होते हैं। किसी जो गुणसूत्र है कि कमी के कारण या फिर गुणसूत्र में बढ़ोतरी के कारण इनका ऐसा मतलब ये किन्नर बन जाते हैं। तो ऐसा है, इसमें इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इनसे संबंधित जो न्यूज़ थी आपको बता दी गई। ठीक है, और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक न्यूज़ आई है, ये अमेरिका का एक मतलब समुद्र तट है, वहाँ पे क्या किया गया है कि एक व्हेल मछली की मौत हो गई है और वो मृत पाई गई है। और ऐसा कहा गया है कि प्लास्टिक के सामान खाने से उसकी मृत्यु हुई है। तो आप जितना हो सके प्लास्टिक का चीज़ें कम यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं कि एक ही बार यूज़ की जा सकती हैं, उसके बाद ये अगर पृथ्वी ज़मीन के नीचे या मिट्टी के नीचे दब भी गई तो ये कभी गलती या सड़ती नहीं है, या फिर ये खाद नहीं बनती। और ये जानवर देखिए अभी वर्तमान में क्या है कि जानवर, बहुत सारे जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं, तो जानवर खा लेते हैं, तो उनके आंतों में जाके ये चीज़ें फंस जाती हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए इतनी बड़ी मछली सिर्फ प्लास्टिक का खाने से, प्लास्टिक का यूज़ करने से इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि समुद्र में भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग प्लास्टिक या प्रदूषण फैला रहे हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आप ये चीज़ तो ज़रूर ही याद रखिएगा कि अगर हम प्रकृति को संतुलित नहीं करेंगे तो वो अपने आप को संतुलित करने के लिए अपने आप को वो संतुलित करती है और फिर पृथ्वी पर भयानक तबाही होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करें, जल को बचाएं। समुद्र, बताइए इतना बड़े समुद्र में भी प्लास्टिक की इतनी ज़्यादा प्लास्टिक पाई गई है कि एक मछली खा के उसको मृत हो गई, मतलब मर गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, ये है आपकी व्हेल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम बताइएगा आप क्या है। और ये देखिए कि ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पृथ्वी पर 2022 रहा 5वां सबसे गर्म साल। इससे पहले भी कुछ गर्म साल हुए हैं, तो 2022 सबसे ज़्यादा गर्म साल हुआ है। मतलब कि इसका जो तापमान है, गर्म का मतलब यहाँ तापमान की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई। 2015 में भी ऐसा देखा गया था और 2022 में भी ऐसा देखा गया है। तो ये बहुत ही गर्म ईयर था। तो एक चीज़ आप ये बताइएगा कि एक बात बताएं कि क्या होता है कि क्या इसमें से जो तापमान बढ़ता है इससे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ता है
तो इसमें क्या होता है कि देखिए अगर तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनमें से समुद्र से जो ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी, उनका जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल के समुद्र में जाते हैं, और जब समुद्र में जाते हैं तो समुद्र का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो बढ़ता जाता है तो उसके जो समुद्री एरिया हैं, जो इलाके हैं, जो महाद्वीप है, वो उनके डूबने की संभावना बन जाती है, और जब उनके डूबने की संभावना बढ़ जाती है जिससे वो डूब जाते हैं, और फिर इसमें बहुत भयानक तबाही भी होती है, बहुत ज़्यादा सुनामी का आना, बहुत ज़्यादा चीज़ों प्राकृतिक एक रौद्र रूप अपना अलग सा दिखाती है। तो तापमान बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और प्रदूषण को कम करें, यही सारी चीज़ें हैं तापमान को कम करने के। ठीक है, तो यही आज का लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक से ये पता चलता है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ये चीज़ें हमको फीडबैक के माध्यम से पता चलती है। आप डिसलाइक जो भी है कर सकते हैं, बता सकते हैं, या तो फिर आपको कुछ इसमें और ऐड करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कुछ, कि इसमें मैम कुछ और ऐड कर दीजिए, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी और कुछ सजेस्ट करना हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।